जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड होगा दोस्तों। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। यह जो कि बिहार पीसीएस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं पाया जाता है? अरुण, अरुण के पास वलय पाया जाता है, बृहस्पति के पास भी पाया जाता है, शनि के पास भी पाया जाता है, लेकिन वरुण के पास वलय नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी के संबंध में आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दिया गया है कि यह सूर्य से पांचवा निकटतम ग्रह है। तो सूर्य से पांचवा निकटतम ग्रह है, जो कि ये क्या है? गलत है दोस्तों, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, पांचवा नहीं तीसरा ग्रह है, जो कि पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि आकार में यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में सौरमंडल का यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि ये भी क्या है दोस्तों? गलत है, क्योंकि आकार में सौरमंडल का ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें दोनों कथन असत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसमें पहला सही है, ना ही दूसरा सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अभिकथन में कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो कि ये क्या है? सही है। अभिकथन इसका सही है। फिर कारण आर में कहा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगभग 27 दिन में पूरा करता है और एक परिभ्रमण को पूरा करने में भी उसे ठीक ही उतना समय लगता है। तो ये भी क्या है दोस्तों? कारण भी इसका सही है। दोनों इसका सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सौरमंडल के कितने ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपको इसमें दिया गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 5वें में। तो पहला दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय अधिकांश उष्ण और तापमान प्राप्त करते हैं, जो कि ये सही है। दूसरे में कहा जाए शीतोष्ण कटिबंध मध्यम उष्मा और तापमान प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि शीत कटिबंध सबसे कम उष्मा और तापमान प्राप्त करता है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों कथन क्या है दोस्तों? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उपरोक्त में से सभी कथन क्या है इसमें? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है देशांतर के संबंध में। तो इसमें पहला दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि वे अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। पहला इसका कथन क्या है? तो पहला इसका कथन दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। ये भी इसमें क्या है? सही है। पहला वाला भी इसका सही है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है को प्रमुख माध्यम रेखा कहा जाता है, ये जो कि क्या है? गलत है। तीसरा वाला गलत है दोस्तों। पहला और दूसरा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका
ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला और दूसरा ही सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। तो इसमें अभिकथन में कहा जा रहा है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, जो कि ये क्या है, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व पर स्थित भारत ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो कि ये क्या है, सही दोस्तों। इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताना है कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि ये क्या है दोस्तों, सही है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही है। दूसरा है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये जो कि गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि यह एकमात्र महाद्वीप है जिसके कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ये सही दोस्तों। तीसरा वाला इसका सही है, जबकि पहला वाला भी इसका सही है और दूसरा वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों, केवल इसमें पहला और तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अफ्रीका स्थित माउंट किलिमंजारो किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो अफ्रीका में स्थित माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हुंडरू जलप्रपात भारत के किस भाग में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सुंदरी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। सुंदरी वन ये जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूप्रपट्टी कहा जाता है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह महाद्वीप संहति पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय सतह पर लगभग 35 किलोमीटर है, ये क्या है, गलत है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें ऑप्शन ए सही है, जबकि दूसरा क्या है, गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजोल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। एंजोल जलप्रपात ये जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि स्टैक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी कारक की अपरदनकारी स्थलाकृत की विशेषता है। ये किसका विशेषता है, ये समुद्री तरंग का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। समुद्री तरंग इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है और इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा युग में इसमें सही सुमेलित है। तो पहला दिया गया है कि क्षोभ मंडल सभी मौसमी घटनाओं इसी परत में होती हैं, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मध्य मंडल इस परत में ओजोन गैसें की परत पाई जाती है, ये क्या है, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श परत है, ये भी इसमें सही है दोस्तों। चौथे में कहा जा रहा है कि बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, ये क्या है, इसमें गलत है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर दोस्तों। केवल इसमें पहला और तीसरा इसका ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा जा रहा है कि आपतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चयन करना है, कौन सा कथन इसमें सही है आपतन के संबंध में। तो पहला दिया गया है कि यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि आपतन यानी कि सूर्यास्त
की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती है। ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व के सबसे बड़े सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो एनाकोंडा ये पाया जाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में एनाकोंडा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाना जाता है? तो विश्व के बाग के रूप में कौन जाना जाता है? यह है दोस्तों भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समशीतोष्ण घास के मैदान हैं? तो समशीतोष्ण घास के मैदान इसमें से कौन सा है, इसको बताना है। तो पंपास है, प्रेयरी है, फिर उसके बाद आता है वोल्ड है, वोल्ड के बाद आता है दोस्तों स्टेपी है, स्टेपी के बाद डाउन है। ये जो कि समशीतोष्ण घास के मैदान है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है दोस्तों। पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सातवां। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि प्रेरी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है प्रेरी घास के संबंध में। तो इसमें कहा जा रहा है कि पहला कथन दिया गया है कि प्रेरी पश्चिमी में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है, जो कि ये क्या है? सही है, पहला वाला सही है इसका। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है, जो घास के विकास के लिए आदर्श होता है। तो ये भी इसमें सही है दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मक्का इसी क्षेत्र की प्रमुख फसल है। तो मक्का इसी क्षेत्र की प्रमुख फसल है, जो कि ये मक्का सबसे ज्यादा अमेरिका में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला भी सही है दोस्तों। फिर चौथा है कि मक्का उत्पादन के लिए विशाल अधिवेश के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है? ये गलत है दोस्तों, चौथा वाला। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। केवल इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सहारा मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें राइट है दोस्तों? तो पहला कथन दिया गया है कि सहारा मरुस्थल 9 देशों में फैला हुआ है, जो कि ये क्या है? गलत है। सहारा मरुस्थल ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में अल्जीरिया है, चांद है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मार्टिनिया है, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनिस और पश्चिमी सहारा। ये जो कि 11 देशों में फैला हुआ है, जो कि ये पहला वाला कथन इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क होती है, ये जो कि इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में बेडौइन और तुआरेग जनजाति समूह निवास करती है, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें दूसरा, तीसरा सही है, जबकि पहला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि सहतूत ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो सहतूत ऊन ये निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों तिब्बती मृग से। तिब्बती मृग से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कहा जा रहा है कि सतत विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना, ये जो कि क्या है? पहला वाला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, तो ये भी सही है। चौथे में कहा जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों की कमी की अधिकतम करना, ये गलत है दोस्तों।
इसमें चौथा वाला गलत है, जबकि पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम शैल पाई जाती है। तो सबसे प्राचीनतम शैल ये पाया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पादित करता है। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसमें सही है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका ये होगा, और जिम्बाब्वे होगा, और जायरे होगा, ये तीनों इसमें सही है। तो दूसरा चौथा पांचवा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, भारत के खनिजों के बारे में बताना है। तो पहला कथन दिया गया है कि भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है, जो कि ये क्या है, पहला वाला गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत में केरल के कोलार में स्वर्ण भंडार है, तो ये क्या है, दूसरा वाला क्या है दोस्तों, दूसरा वाला इसका भी गलत है। यहाँ पे केरल नहीं होगा, यहाँ पे कर्नाटक होगा। तीसरे में कहा जा रहा है कि भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादक और निर्यातक में से एक है। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला सही है दोस्तों, तीसरा वाला सही है कि भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातों में से एक है, जो कि तीसरा वाला इसका क्या है, सही है, तीसरा वाला इसका सही है। और फिर चौथे वाले में कहा जा रहा है कि भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु है। ये क्या है, ये भी इसमें सही है। तो तीसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, तीसरा चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो अंतर्हित धूप के रूप में कोयला, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, कोयला इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश है। तो जल विद्युत विकसित करने वाला देश यह नॉर्वे है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा, नॉर्वे है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के स्थल नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के इसमें से कौन सा स्थल नहीं है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो नहीं है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें नहीं है। तो ये मणिकरण और पूगा घाटी, ये जो कि नहीं है दोस्तों, मणिकरण और पूगा घाटी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा और छठवां इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। जबकि कल्पक्कम, तारापुर, कैगा, काकरापार और नरोला ये सभी हैं, जबकि इसमें दो नहीं है दोस्तों, मणिकरण और पूगा घाटी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 32 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है कि स्थान दिया गया है और स्थानीय नाम दिया गया है। मिल्पा, मिल्पा ये जो कि मैक्सिको का है, मिल्पा मैक्सिको तीसरा सही है। रोका, रोका ये ब्राजील का है, पहला सही है। लंडंगा, लडंग ये जो कि मलेशिया का है, चौथा सही है। झूम कृषि उत्तर पूर्व भारत का है, दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्यिक अनाज
कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है? तो सामान्य अनाज इसमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों सामान्य अनाज गेहूं है और मक्का। गेहूं और मक्का दूसरा और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि रोपड़ कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रोपड़ कृषि के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? रोपड़ कृषि के संबंध में बताना इसमें से कौन सा सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि रोपड़ कृषि प्रमुखतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्र की जाती है, जो कि ये क्या है? पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि ये क्या है? ये सही दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक होता है, तो ये भी सही, इसमें तीसरा वाला इसका सही है। दूसरा वाला तीसरा वाला सही है, जबकि इसका पहला वाला गलत है दोस्तों। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों कि भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं? ये भारत के किस भाग में उगाई जाती है? यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ये जो कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है धान, ये पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, जो कि चीन धान उत्पादन में सबसे आगे है, और दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे श्रीलंका है और पांचवे पे मिस्र है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? तो कपास की कृषि के लिए कौन सा इसमें आवश्यक है? तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि माध्यम तापमान और अधिक वर्षा। तो माध्यम तापमान और अधिक वर्षा ये जो कि क्या है? गलत है। इसके लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरे में कहा जा रहा है कि काली और जड़ोड़ मृदा, जो कि ये सही है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि 200 से अधिक शीत रहित दिवस, ये भी इसमें सही दोस्तों, दूसरा तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में साक्ची में स्वर्ण रेखा और किस नदियों के संगम के निकट की गई थी? ये किसके निकट किया गया था दोस्तों? ये खरकई। खरकई ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, खरकई इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्सा का हिस्सा नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी झील ग्रेट लेक्सा का हिस्सा नहीं है। यह दोस्तों येलो स्टोन झील, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, येलो स्टोन झील। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर ये अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू किया गया था? ये 2015 को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संख्या का औसत घनत्व कितना है? तो संख्या का औसत घनत्व है दोस्तों 382, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कहा जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यह गुजरती है दोस्तों राजस्थान से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। मिजोरम से, राजस्थान, त्रिपुरा ये से गुजरती है, जबकि मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो पहला दूसरा चौथा इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार के सीमा पर स्थित नहीं है? यह है दोस्तों त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा हैं?
यह हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय का। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि गंगा का मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है। तो गंगा का मैदान यह विस्तृत है दोस्तों घग्गर और तीस्ता। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्कन के पठार के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह गोदावरी नदी के दक्षिण में एक त्रिकोण भूभाग है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है। ये नर्मदा नदी पे है, यहाँ गोदावरी नदी दिया गया है, इसलिए पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह पश्चिम से में अधिक ऊंचा है तथा पूर्व की ओर क्रमशः ढलान वाला है, जो कि ये सही है। दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है पश्चिमी घाट के संदर्भ में। पहला दिया गया है कि ये सतत है तथा इन्हें केवल दर्रे के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, जो कि ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है ये पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, ये पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, तो ये भी इसमें सही है। दूसरा वाला इसका सही है। तीसरे में कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। तीसरा वाला इसका क्या है, गलत है। पहला दूसरा इसका सही है, तो पहला दूसरा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि इरमिंजर धारा कहाँ प्रवाहित होती है। इरमिंजर धारा ये प्रवाहित होती है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय मानक रेखा समय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये दोस्तों तेलंगाना ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल सीमा पर स्थित नहीं है। तो नेपाल सीमा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो यह है शिवहर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों, शिवहर ये जो कि नेपाल की सीमा पर स्थित नहीं है। जबकि नेपाल की सीमा पर पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये जो कि नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं, लेकिन शिवहर ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन मैंग्रोव वन तथा दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों जैसे लवणीय जल के मगरमच्छ, वाटर मिनरल, लिजर्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ओलिवर रिल्डे कछुओं का परिवास है। ये कहाँ पे है, यह है दोस्तों सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व में। सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। सिंचाई योजना दिया गया है और जिला दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले गौरौल सिंचाई योजना ये जो कि दरभंगा जिला से संबंधित है, दूसरा वाला सही है। मोहानी नदी योजना ये संबंधित है दोस्तों, मोहानी नदी योजना गया से, तीसरा सही है। बालूघाट सिंचाई योजना ये कहां से संबंधित है दोस्तों, तो मधुबनी से, चौथा सही है। जैतपुरा पंप नहर योजना ये कहां से संबंधित है, ये कैमूर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। डी में पहला दिया गया है इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कहा जा रहा है कि महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो महानंदा ये किसकी सहायक नदी है, यह गंगा की ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है। ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि स्पर्शगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है, जो कि ये सही है। दूसरा है यह केवल भारत में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं। ये कौन सा देश है? तो ये भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, भारत इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में है। ऑप्शन बस का पहला वाला गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये जो कि सही दोस्तों। दूसरा वाला इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें दूसरा वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि जन्म दर एक वर्ष में प्रति व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या क्या है। तो इसमें क्या है दोस्तों? तो 1000 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, 1000 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है फुजीवारा प्रभाव जो चर्चा में बना हुआ है वह है क्या है। तो फुजीवारा प्रभाव यह क्या है? तो यह है दोस्तों कि यह तब होता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के नजदीक आते हैं और वे एक साझा केंद्र बना सकते हैं, जिसमें दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु के चारों ओर घूर्णन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जो कि पहला वाला कथन क्या है दोस्तों? ये गलत है, ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है, जो कि ये भी गलत है दोस्तों इसमें। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, ये सही है। तीसरा वाला इसका सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल इसमें तीसरा वाला ही इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया है। तो संयुक्त नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग किसके द्वारा लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा उचित एवं लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल पर लागू होता है। ये लागू हुआ है दोस्तों गन्ना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गन्ना इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि गोल्डी लॉक्स परिदृश्य जो कभी कभी खबरों में रहा है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गोल्डी लॉक्स ये संबंधित है दोस्तों किससे? ये संबंधित है कि यह अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति है जहां स्थितियां पूरी तरह से संतुलित हैं, न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 65 में पहला दिया गया कि वर्ष 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि पहला वाला सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 चुनावी प्रणाली के संबंध में प्रावधान करता है। ये क्या है दोस्तों? इसका दूसरा वाला ये गलत है, दूसरा वाला इसका गलत है, जबकि पहला वाला इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर है दोस्तों, केवल इसमें पहला वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर
66 है कि गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गगनयान के संबंध में बताना है कौन सा इसमें सही है। तो गगनयान के संबंध में बताना इसमें से कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है कि गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में परिप्रेक्षित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना। ये जो कि पहला वाला क्या है, पहला वाला सही है दोस्तों। दूसरा वाला कहा जा रहा है, दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि इसरो ने LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपित वाहन के रूप में नामित किया है। तो दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया गया है, इसमें पहला कथन दिया गया है कि सिकल सेल रोग अनुवांशिक श्वेत रक्त कणिकाओं WBC के संबंधित विकारों का एक समूह है। जो कि पहला वाला इसका क्या है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि सिकल सेल रोग में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है जिसके कारण RBC कठोर और चिपचिपे होते हैं और S आकार के कृषि उपकरण जैसी दिखाई देते हैं जिसे सिकल कहा जाता है। तो ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें गलत है। फिर इसके बाद आता है तीसरा वाला है, तीसरा वाला है दोस्तों कि वर्ष 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य 2050 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का करना है। जो कि ये भी गलत है। इसमें तीनों गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह के संबंध में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति SHG महिला पहल की शुरुआत की है। जो कि ये क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्थित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के नेतृत्व कर रही है। जो कि जिसे अस्थायी रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है। ये भी क्या है, ये भी इसमें गलत है दोस्तों। दोनों इसमें गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ना तो इसका पहला सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हाल ही में खबरों में रहा बेमेल घोषणा पत्र क्या है। तो इसमें बताना है कि बेमेल घोषणा पत्र क्या है। यह है दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की रक्षा करने और अमेज़न को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों, यह पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा एशियाई देशों से ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि न्योमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है, यह कहां पे स्थित है। यह कहां पे स्थित है दोस्तों, यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही, लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा सही है इसको बताना है। तो नारी शक्ति बंधन योजना के बारे में बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है कि इसे भारतीय संविधान के 105वें संशोधन के अधिनियम द्वारा 2023 में पारित किया गया था। जो कि यह 106वां संशोधन था, 105वां नहीं 106वां संशोधन था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है। यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करेगा। तो जो कि ये भी क्या है दोस्तों, ये भी इसमें गलत है, ये भी इसमें गलत है, दूसरा भी इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा सही है।
तो इसमें पहला दिया गया है, पहला कथन है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि यह गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, जो कि ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई कारीगर और मूर्तिकला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के उत्थान हेतु बनाई गई है, जो कि यह सही है। चौथे में कहा जा रहा है विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गांव में सामान्यतः सेवा केंद्र पूरा किया जा सकता है, ये भी इसमें सही है। तो तीसरा और चौथा इसका सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है कि अफ्रीकी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है। तो अफ्रीकी संघ के संबंध में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि यह 54 सदस्य देश है, इसमें 54 सदस्य देश नहीं है, इसमें 55 है। तो पहला वाला इसका गलत हो गया। दूसरे में कहा जाए इसे वर्ष 2002 में बनाया गया था, ये जो कि सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है कि इसे अफ्रीका एकता संगठन OAU का स्थान लिया है, तो ये भी इसमें सही है। दूसरा तीसरा सही है, जबकि पहला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें कहा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 के बारे में बताना है इसमें से कौन सा सही है कथन। पहला है कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, जो कि पहला ये क्या है, सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन को पूरा करने के लिए जियोसिंफ्रेंसन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया था, ये इसका क्या है, गलत है दोस्तों, ये इसका गलत है दूसरा वाला। पहला वाला इसका सही है, दूसरा वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौता का हिस्सा नहीं है। तो अब्राहम समझौता का हिस्सा इसमें कौन सा नहीं है, तो सऊदी अरब, ये जो कि अब्राहम समझौता का हिस्सा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से किसे रैमन पुरस्कार 2023 जीता है। तो रैमन पुरस्कार ये डॉक्टर आर रवि कन्नन, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, डॉक्टर आर रवि कन्नन इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ये कौन सा है, यह है दोस्तों शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है। तो दिवालिया घोषित ये कौन सा किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, ये बर्गिंगम, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, बर्मिंघम, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद योजना शुरू की है। यह शुरू किया गया दोस्तों पटना नगर निगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है। ये कहाँ पे किया जाना है दोस्तों, ये कैमूर में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। उच्चावच दिया गया है और भू क्षेत्र प्रतिशत दिया गया है। तो इसमें पर्वत ये जो कि 30% है, पठार ये कितना है, तो पठार ये 27% है, और मैदान कितना है, तो मैदान ये 43% है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा है, बी का तीसरा और सी का पहला इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा काली मृदा के बारे में कथन सही नहीं है। तो काली मृदा ये जो कि इनमें आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है, ये जो कि गलत है दोस्तों, ये क्या है, ये गलत है।
इस मृदा में आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री की कमी होती है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला यही राइट आंसर होगा इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है। तो अटल भूजल योजना में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों बिहार ये जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है? ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके मृदा की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है? तो ये कौन सी फसल है? तो इस फसल का नाम है दोस्तों अरहर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अरहर। फिर क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इसमें बताना है कौन सी खरीफ फसल है। ये मूंगफली है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसमें कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल ये स्थापित किया गया था रिसरा में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, रिसरा में इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किनको जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे ये जोड़ता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? तो दो युग्म इसमें पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो यह है सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? ये किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ये मिला है दोस्तों कृषि विभाग को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन किया गया है? ये कहाँ पे है? यह है दोस्तों पटना में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पटना में है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? ये दिया गया है दोस्तों कुमारी गुड्डी को। ऑप्शन नंबर इसका इसमें कूट करके दिया गया है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों कुमारी गुड्डी को और जितेंद्र कुमार सुमन को और अनिल कुमार सिंह को। ये तीनों लोगों को दिया गया है, जबकि इसमें अनिकेत कुमार सिंह ये नहीं होंगे दोस्तों। इसमें 3 लोग होंगे, अनिल कुमार सिंह होंगे, द्विजेंद्र कुमार सुमन होंगे और कुमारी गुड्डी होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैडो यानी कि राइनो को फिर से बसाने के उपाय सुझाने हेतु राइनो स्टाक फोर्स का गठन किया है? ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, बिहार इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चिम्मच बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये बनाने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा गया है दोस्तों शशिकांत प्रजापति। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी मौलंकर शूटिंग चैंपियनशिप 25 मीटर खेल प्रतिस्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है गौरव भारती के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या सही है, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो दिया गया है कि इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वास्थ्य प्रथाओं
के बारे में शिक्षित करना, जो कि ये पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों को कक्षा 5 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी, ये जो कि गलत है दोस्तों। ये क्या है, दूसरा वाला कथन इसका गलत है। ये कक्षा 5 से नहीं होगा, कक्षा 7 से होगा, कक्षा 7 से 12 तक की। तो ये दूसरा वाला इसका गलत है, जबकि इसमें पहला वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें ए वाला ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि बिहार से निम्नलिखित में से किसने टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में शामिल किया गया है। ये किसे शामिल किया गया है, ये है सायस कपूर। सायस कपूर ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला राज्य था। तो सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू ये राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है कि पहला है कि इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10 को जोड़ा है, जो कि ये क्या है, गलत है। पहला वाला इसका क्या है, गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या के आधे से कम आरक्षण का प्रावधान करता है, तो जो कि ये भी क्या है, ये गलत है दोस्तों। ये भी इसमें क्या है, ये भी इसमें गलत है। दोनों इसमें गलत है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लोकसभा इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 104 है कि राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए सांसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए। ये किसके अंतर्गत करना चाहिए, ये करना चाहिए दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है सचेतक के पद पर संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है, कौन सा इसमें कथन सही है। तो पहला दिया गया है इसमें कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसका कथन गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष का सांसद अपना सचेतक होता है, जो कि दूसरा वाला कथन इसका सही है दोस्तों। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 107 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 160 में इसमें दिया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम और विषय दिया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या है, तो इसमें है दोस्तों, तो इसमें है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों दल बदल राजनीतिक दल बदल है, जो कि ये कुछ ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं, दल बदल होगा इसमें। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या होता है, इसमें जो मतदान की आयु होती है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो मतदान की आयु में कमी, ये 61वां, ये दूसरा वाला इसका सही होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर दिया गया है इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो उसमें पहला का दल बदल विरोधी था और दूसरा का दूसरा सही था। उसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया गया है, तो इसमें किया गया है दोस्तों पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को अनिवार्य बनाया गया है। फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या होगा, तो इसमें होगा दोस्तों 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था इसमें, तो ये शिक्षा का अधिकार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ए का उसमें तीसरा सही था, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा सही था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चयन करना है। प्रस्तावना के संदर्भ बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। पहला दिया गया कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जो कि सही है। पहला वाला इसका कथन क्या है, पहला वाला इसका सही है।
दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द शामिल किए गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष ये तो सही है, लेकिन लोकतांत्रिक यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे अखंडता शब्द होगा। तो संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द इसमें शामिल किए गए थे, जो कि इसका दूसरा वाला क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। आपको उपरोक्त उल्लेखित वादों का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। इसमें से बताना है कौन सा कालानुक्रम इसमें सही है। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला ये 1967 में आया था, ये पहले स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला ये 1973 में आया था, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पे आएगा मेनका गांधी मामला। मेनका गांधी मामला ये कब आया था दोस्तों, ये 1978 में आया था। मेनका गांधी मामला ये 1978 में आएगा, ये तीसरे नंबर पे होगा। चौथे नंबर पे होगा दोस्तों मिनर्वल्स मिल्स मामला। मिनर्वल्स मिल्स मामला ये चौथे नंबर पे होगा दोस्तों। ये कब आया था मिनर्वल्स मिल्स मामला, ये आया था दोस्तों 1980 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो कि संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। तो ये दिया गया, इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसका मिशन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन नहीं किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन किया गया था। तो पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये जो कि सही है। तीसरे में कहा जाए यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, ये जो कि गलत था। आंशिक रूप से निर्वाचित था और आंशिक रूप से मनोनीत था। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला और सी ये जो कि दोनों इसमें गलत है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला और सी वाला ये जो कि सही नहीं था।